स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसा आपको पता ही है कि ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों और पहलुओं का मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो धरातल पर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक या भौतिक तत्व, दूसरे मानवीय या सांस्कृतिक तत्व। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली दो शाखाओं में विभाजित हो गई है। एक तो फिज़िकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में आपने भौतिक तत्वों का स्टडी किया था पिछले सेमेस्टर में, और अभी हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल एक विषय के रूप में मानव भूगोल का सरोकार, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, यानी कि अर्थ एज ए होम ऑफ मैन, और उसका किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है अर्थ। ठीक है, उसको किस तरीके से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है या उसको रहने लायक जो है वातावरण दे रही है अर्थ। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच में संबंध, यानी कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है। प्राकृतिक तत्व मानव को अफेक्ट कर रहे हैं या मानवीय तत्व जो है प्रकृति को अफेक्ट कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात आती है मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण, यानी कि जो ह्यूमन रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है पूरी अर्थ के ऊपर, और वो क्यों है ऐसा। ठीक है। तीसरा है विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से रीज़न हैं जिन्होंने वर्ल्ड में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जन्म दिया है। सभी की कस्टम अलग अलग होती हैं, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होती है। तो ऐसे कौन से रीज़न हैं जिन्होंने ऐसा होने के लिए मजबूर किया है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो नेचर जैसे आपको पता ही है कि प्रकृति किस तरीके की, क्या ये आर्ट्स की तरह है, क्या ये साइंस की तरह है। तो अब हम इसको देखते हैं। मानव भूगोल भौतिक भूगोल तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों और उनकी परस्पर इंटरेक्शन के द्वारा जो है स्टडी करता है। ठीक है। तो किस तरीके से भौतिक पर्यावरण मानव को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से सांस्कृतिक वातावरण फिर दोबारा से भौतिक पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है। जैसे पहले के टाइम में लोगों के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो लोग पहले बहुत ज़्यादा प्रकृति से बहुत ज़्यादा डरा करते। लेकिन विद टाइम जैसे ही स्टीम इंजन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो मानव ने धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण में चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब हाल क्या है कि जो मानव रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है वो अर्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, भौतिक पर्यावरण को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे पोल्यूशन हो गया। तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप है, भौतिक पर्यावरण मानव को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो मानव निर्मित परिस्थितियाँ वो फिर दोबारा से भौतिक पर्यावरण को अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का जो नेचर है इन दोनों के आसपास और इन दोनों के रिलेशनशिप के आसपास घूमता है। ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है कि मतलब मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न भौतिक दिशाओं में मानव का रिस्पॉन्स किस तरीके का रहा है। हो सकता है एक जगह बालू है, एक जगह रेगिस्तान है, लेकिन लोग फिर भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में हो गया, और दूसरे जो आपके रेगिस्तान है वहाँ पे ऐसा हाल नहीं है। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है कि दोनों भिन्न भिन्न भौतिक दशाओं में मानव का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या कि वह किस प्रकार से प्रकृति से समायोजन या संघर्ष करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उन्हें अपने लिए उपयोगी बना रहा है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे जहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी है तो वहाँ पे सी वाटर को फ्रेश वाटर के रूप में कन्वर्ट करके लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी किस तरीके से वो प्रकृति के साथ में समायोजन बना रहा है और किस तरीके से उन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ढाल पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। विभिन्न लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे फ्रेडरिक रेटजेल जो कि आपके जर्मन विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन होता है। ऐसे ही कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल जो कि रेटजेल की एक शिष्या रही हैं, उन्होंने भी बोला कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पॉल विडाल डी लाप्लाश जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर रहे हैं, उन्होंने कहा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये इसी तरीके से हो सकता है कि मानव नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हो और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो। तो यानी कि ये दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अब मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी। पुराने टाइम पे जो है मानव ने अपने अनुसार खुद को ढाल लिया था, उसके पास कोई प्रौद्योगिकी भी नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होने लग गया। लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लग गए और प्रौद्योगिकी को और उसी हिसाब से जो है चेंज करते चले गए। बेहतर प्रौद्योगिकी ने जो है अभाव से निजात दिलवाकर विभिन्न विकल्पों और स्वतंत्रता से रूबरू करवाना शुरू कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि मानव जिसको पहले संसाधनों के बारे में, विभिन्न संसाधनों के बारे में नहीं पता था, धीरे धीरे वो और उसके लिए संसाधनों के रास्ते खुलते चले गए। और इन्हीं चीज़ों ने क्या किया, इन्हीं मानवीय क्रियाओं ने सांस्कृतिक भूदशा को जन्म दिया। जैसे पहले लोग गांव में रहते थे, फिर धीरे धीरे नगर बनने स्टार्ट हुए और अब महानगर और इतने बड़े बड़े शहर बसना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? एक ह्यूमन का एक पृथ्वी के साथ में और उसके आसपास के साथ में, उसके आसपास के क्षेत्र के साथ में किस तरीके का संबंध है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किस तरीके का है। तो स्कोप में यानी कि विषय क्षेत्र में क्या चीज़ आ जाएगी कि भाई हम इसमें किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। बेसिकली नेचर में तो क्या था कि ये किस तरीके का है, क्या ये आर्ट टाइप का है, क्या ये साइंस टाइप का है, दोनों का मिक्सचर टाइप का है, किस चीज़ का है। अब हम बात करें विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप के बारे में। तो स्कोप में भी भौतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मानव के उद्यम द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृश्य भूमि का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। इसका ये जो स्कोप है पहले बहुत नैरो होता था, लेकिन विद टाइम चेंज होता गया है, क्योंकि मानव भी चेंज होता रहा है, साथ में पृथ्वी भी चेंज होती रही है और इन दोनों के इंटर रिलेशन भी चेंज होते रहे हैं। तो विद टाइम इसका विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होता चला गया है और इसमें वे सारे के सारे पदार्थ, काम, विचार शामिल किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और उसके पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। इस बारे में सबसे अच्छी बात कही है अमेरिकन भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। उन्होंने बोला है कि 3 तथ्य होते हैं मेनली। एक तो होती हैं भौतिक दशाएं, दूसरा होता है जीवन के रूप और तीसरा होता है मानव अनुक्रियाएं एवं अभिव्यंजनाएं। तो भौतिक दशाओं में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, उसका स्वरूप किस तरीके का है, उसका आकार किस तरीके का है, विभिन्न तरीके की जो भू आकृतियाँ हैं उनकी संरचना किस तरीके से हुई है। ठीक है। मिट्टी, खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज
और जलवायु, यानी कि सारे के सारे जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपकी भौतिक दिशाओं में आ जाएंगे। फिर जीवन के रूप, जिन भी चीज़ों में जीवन होता है, आपके पौधे हो गए, आपके पशु पक्षी हो गए और मनुष्य हो गया। तीसरा हो गया आपका मानव अनुक्रियाएं। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपका भोजन, वस्त्र, आवास। फिर इन चीज़ों को पूरा करने के बाद में आपके विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन, आखेट, क्योंकि जिएंगे तो कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा। आखेट करना, मत्स्य पालन करना, पशुचारण करना, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, विनिर्माण, वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर क्या आएगा, कार्य कुशलता, यानी कि सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन, ठीक है, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य, ये सारी की सारी चीज़ आपकी आ जाएंगी मानव अनुक्रियाएं और ह्यूमन रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये काफ़ी डायनामिक साइंस है। ठीक है, जिस प्रकार तकनीक के विकास के साथ मानव और पर्यावरण का संबंध बदलता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु में भी समय के साथ वृद्धि और विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, जैसे शुरुआत में 20वीं सदी कौन सी होगी, यानी कि 1910-1920 के आसपास का जो टाइम था, उसमें पहले सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन विद टाइम हमने देखा कि और बहुत सारी चुनौती आ गई भी, समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ गई, असमानताएँ आ गई, तो लोगों का ध्यान इन चीज़ों की तरफ भी जाने लगा और इन चीज़ों को भी जो है मानव भूगोल में जो है वो सम्मिलित कर लिया गया कि विद टाइम भाई एनवायरनमेंट में भी चेंज होगा, ह्यूमन और अर्थ के रिलेशनशिप में भी चेंज होगा, तो क्यों ना उन बदलती हुई चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। इसी वजह से इसको बोला गया कि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि विद टाइम इसमें बहुत सारे रिसेंट ट्रेंड जुड़ते चले गए। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन, किसी भी जगह की, किसी भी चीज़ की, उसकी सोशल रेलिवेंस, कोई भी घटना हो रही है तो उसका सामाजिक प्रभाव किस तरीके का होगा। जेंडर इनइक्वालिटी, स्त्री और पुरुष में असमानता है समाज में, तो इन विषयों को भी मानव भूगोल में सम्मिलित किया गया। पब्लिक पॉलिसी, जननीति, लोगों का कैसे विकास हो, कौन सी ऐसी चीज़ लाई जाए जिनसे जो समाज के जो निचले तबके के, आर्थिक या सामाजिक रूप से जो निचले तबके के लोग हैं उनका विकास हो सके। अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम, किस तरीके से नगरीकरण होता जा रहा है, और अर्बन सिस्टम यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अर्बन सिस्टम है एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, सबके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले और सबका सामाजिक आर्थिक विकास हो, ताकि हर आदमी को एक संतुष्टि का एहसास हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को मोटे तौर पर हम बोलें तो ये एक इंटीग्रेटिंग साइंस है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीग्रेटिंग यानी कि बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है इसमें, और इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि विभिन्न विषयों से कुछ ना कुछ इसने ले रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी जो है जो सब्जेक्ट हैं उनसे इसने क्या ले रखा है। जैसे अब हम बात करते हैं जो ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट्स को एक रीजनल पर्सपेक्टिव प्रदान करता है जिसकी जनरली उनमें कमी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक्स की स्टडी होनी चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी एज ए होल इकोनॉमिक्स को नहीं उठा रहा।
ज्योग्राफी उसकी वही काम की चीज़ उठा रहा है जो उसको ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स को एक रीजनल पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। तो जैसे अब हम बात करते हैं, मानव भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लेता है। वैसे इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी को, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए जो मानव भूगोल है वो जननांकी या डेमोग्राफी की सहायता लेता है। डेमोग्राफी में ये सारी की सारी चीज़ स्टडी करी जाती हैं, ठीक है। फिर बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। भूगोल में किसी स्थान का और इतिहास से किसी समय का ज्ञात होता है, ठीक है। तो एक दूसरे की पूरक हैं दोनों की दोनों। तो किसी भी जगह की वर्तमान दशा का वहाँ के अतीत में हो चुके घटनाक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फिर बात आती है कृषि विज्ञान की। तो फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारित करने वाली भौगोलिक दशाओं तथा भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कृषि भूगोल का सहायता लेता है, ठीक है। फिर बात आती है समाजशास्त्र की। तो मानव समुदाय, उनके सामाजिक संगठन, ठीक है, परिवार प्रणाली, उनके रीति रिवाज, श्रम विभाजन किस तरीके का है, उनकी नीति किस तरीके की है, प्रथा, जनजातियों के अध्ययन के लिए जो है भूगोल समाजशास्त्र का सहारा लेता है। फिर बात आती है भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राज्य व्यवस्थाओं को समझने के लिए जो मानव भूगोल है वो राजनीति शास्त्र का सहारा लेता है, ठीक है। तो विद टाइम ज्योग्राफी जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती रही है, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो मानव भूगोल की विषय वस्तु में लगभग 10 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, मानव का उद्गम, उसकी प्रजातियां कौन सी हैं, और भूमंडल पर मानव प्रजातियों का स्पेशियो टेम्पोरल स्थापन, देशकालीन स्थापन, यानी कि विद टाइम और कौन सी जगह पे कहाँ पे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई। दूसरी चीज़, जनसंख्या का वितरण, उसकी वृद्धि, घनत्व, जननांकीय विशेषताएं, प्रवास एवं मिश्रण, ठीक है। जनसंख्या की जो भी विशेषताएं हैं वो स्टडी करी जाएंगी। मानव की नितांत आवश्यकताएं, यानी कि भोजन, वस्त्र और मकान, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये भी आएंगी। भू आकार, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल जीवों और खनिजों से संबंध और समायोजन। मानव अधिवास, अधिवास मतलब सेटलमेंट, किस तरीके से रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, किस तरीके की बस्तियां हैं। तो इसमें ग्रामीण बस्तियां, आपकी नगरीय बस्तियां, उनको कनेक्ट करने वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो, ये भी स्टडी करे जाएंगे। मानव की अर्थव्यवस्था प्राथमिक कार्यों में संलिप्त है, कोई व्यक्ति द्वितीयक में है, तृतीयक में है, चतुर्थक में है, या जो है पंचम क्रिया में जो है मानव जो है वो संलिप्त है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आएंगी भाई इकोनॉमिक्स की। सामाजिक आर्थिक संगठन, विभिन्न प्रदेशों में जीवन के ढंग और विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हर जगह नहीं मिलती, कहीं पे जातियाँ हैं, कहीं पे जनजातियाँ मिलती हैं, कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रह रहे हैं, कहीं पे शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल रह रहे हैं। तो क्या रीज़न है इनका। भाषा, साहित्य, शिल्प, संगीत, लोक साहित्य, इसका भी स्टडी किया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ मानव से रिलेटेड होगी। मानव होगा तो कुछ ना कुछ इन सभी चीज़ों का विकास भी होगा। सीमाएं, यानी कि इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप हैं, इंटरनेशनल जो सहयोग है, संगठन है, उनको स्टडी किया जाएगा। और भविष्य के लिए संसाधनों का मूल्यांकन, हमारे पास कितने संसाधन हैं, हम उसका किस तरीके से संरक्षण करेंगे और हम उनकी किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 10 मोटी मोटी सी चीज़ें आ गई जो कि प्योरली मानव से संबंधित है और जिसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत स्टडी करेंगे, यानी कि ह्यूमन और उसका डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से हो रहा है, किन किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी
मानव भूगोल के विषय वस्तु के अंतर्गत। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विद टाइम मानव भूगोल में बहुत चेंजेस आते गए हैं। जैसे कि उपनिवेशवाद जो युग होता था तो उसमें फोकस किन्हीं और चीज़ों के ऊपर होता था, जैसे किसी अलग जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। तो ये आपका उपनिवेशवाद युग में होता था। उसके बाद में जो पोस्ट उपनिवेश युग हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें प्रदेश के विभिन्न पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए और ये सोचा गया कि सभी प्रदेश पूर्ण रूप से प्रकृति के भाग हैं, तब भागों की संपूर्ण समझ पूरी पृथ्वी को समझने में सहायता करेगी। यानी कि रीजनल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, 1930 के आसपास, 1930 के बाद में जो रीजनल डिफ्रेंसिएशन था, क्षेत्रीय विभेदन था, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसमें क्या था, फोकस किसी भी देश की विलक्षणता की पहचान करने और यह समझने पर था कि वह क्यों और कैसे प्रदेश अन्य प्रदेशों से भिन्न हो गया। ठीक है, तो पहले उपनिवेशवाद युग में क्या हुआ, पहले एक्सप्लोरेशन होते थे, फिर क्या हुआ, उनके बारे में स्टडी किया जाने लगा, उनके बारे में लिखा जाने लगा। 1930 तक आते आते क्या हुआ कि एक जगह दूसरी जगह से डिफरेंट किस तरीके से है, तो रीजनल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। फिर 1950 और 1960 के दशक में जो क्षेत्रीय संगठन है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे जो ज्योग्राफी है या पूरे वर्ल्ड में जो भी स्टडी हुई, उसमें मात्रात्मक एक युग आया। उसमें बोला गया कि भाई कोई भी चीज़ हो उसके बारे में, उसको अगर हम मेजर कर सकते हैं तो उसके बारे में हम कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी ये आया और ज्योग्राफी में इसको बोला गया मात्रात्मक क्रांति। और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रारूपों की पहचान करना था। ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा, मानचित्रों का उपयोग होने लगा। ठीक है, 1970 तक आते आते बहुत सारी चीज़ों को बदल गई, क्योंकि जो आपकी मात्रात्मक जो क्रांति होती है, जो डाटा होता है, डाटा ह्यूमन के बारे में, एक आदमी के बारे में, मानव के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता। तो 1970 तक आते आते 3 मुख्य विचारधाराएं आ गई थी। इसमें ज़्यादा फोकस फिर दोबारा से मानव के ऊपर होने लगा। भाई उसका बिहेवियर किस तरीके का है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कोई निचला तबका वो किस तरीके से फील कर रहा है, पॉवर्टी की स्टडी होने लगी फिर दोबारा से। और 1990 तक आते आते पोस्ट मॉडर्नाइजेशन या उत्तर आधुनिकवाद के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। इसमें ये है कि वृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रायोगिकता पर प्रश्न उठने लगे। भाई ऐसा क्या है, क्यों हर चीज़ के बारे में जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण किया जा रहा है। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जाने लगा। यानी कि कोई भी लोकल चीज़ है तो उसको ये मत समझो कि एक बहुत बड़े प्रोसेस का पार्ट है, उसको ये समझो कि वो एक जो स्थानीय जो चीज़ है वो अपने आप में पूर्ण है और वो बहुत सारी नई चीज़ों को जन्म दे सकती है। ठीक है, ये मेन लॉजिक था पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का। अभी ये थोड़ा सा जा रहा होगा आप लोगों के सिर के ऊपर से, लेकिन ज्योग्राफी में जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगेंगी। लेकिन थोड़ा इतना ध्यान रखें कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होने लगी हैं। पहले जो है वर्णात्मक जो है अध्ययन के ऊपर जोर दिया जाने लगा, फिर मात्रात्मक अध्ययन के ऊपर जोर दिया जाने लगा। 1970 तक आते आते बोला जाने लगा कि नहीं, ये जो मात्रात्मक जो आंकड़े ये सारी चीज़ें सही नहीं बता रहे, हमको और ज़्यादा मानव के करीब जाने के लिए उसको और ज़्यादा गहराई से स्टडी करना पड़ेगा।
और फिर बाद में आते आते पोस्ट मॉडर्नाइजेशन या उत्तर आधुनिकवाद आने लग गया, जिसमें बोला जाने लगा कि भाई कोई भी एक चीज़ है, कोई भी अगर एक आदमी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पूरी भेड़ चाल का हिस्सा होगा। अगर एक आदमी उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो वो एक क्वालिटी ही उसकी एक यूनिकनेस की पहचान है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो ये एक चीज़ थी उत्तर आधुनिकवाद के बारे में, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस और मेथड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली 5-6 अप्रोचेस हैं जिनको आप विद टाइम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है हिस्टोरिकल अप्रोच की। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में मानव के अभ्युदय से लेकर वर्तमान समय तक मानव के अपने प्राकृतिक वातावरण से परिवर्तनशील संबंध रहे हैं। यही नहीं, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटक जैसे उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है। तो मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के समय के साथ बदलते स्वरूप की व्याख्या पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद में मानव ने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट की, उससे क्या हुआ, मानव का और प्रकृति का अंतर संबंध फिर दोबारा से चेंज हुआ। लोगों के जीवन यापन के संबंधों में, जीवन यापन के ढंगों में परिवर्तन हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर स्टडी करी जाएंगी। स्पेशियल एनालिसिस या स्थानीय विश्लेषण उपागम, इसमें जो है विश्व के विभिन्न भागों या प्रदेशों में मानव वातावरण के उन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण मानव जीवन की पद्धतियों में भिन्नताएं मिलती हैं। स्पेशियल जहाँ भी आ जाए तो समझ लो ये एक जगह की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, कोई जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है, किस तरीके से है, तो वो जो एनालिसिस है वो स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पृथ्वी के विभिन्न भागों में मिलने वाली मानवीय जीवन पद्धति की भिन्नताओं के लिए प्राकृतिक वातावरण के कारकों को उत्तरदायी माना जाता था। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, मानव ने खुद अपना वातावरण चेंज कर लिया। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसको आप स्पेशियल एनालिसिस के अंतर्गत ले सकते हो। फिर बात आती है इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। तो इकोलॉजी, सबसे पहले इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जो कि बात करती है इकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली कोई भी जीव हो उसके अपने पर्यावरण के साथ में संबंध। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। कोई भी जीव है और उसकी सराउंडिंग, उसके वातावरण के बीच में जो संबंध है उसको इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। ठीक है, तो मानव भूगोल के पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन उसके प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों के संबंध में किया जाता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक वातावरण की प्रतिकूल दिशाओं के साथ अनुकूल स्थापित होने में जो पारिस्थितिकी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, उसका जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच में किया जाएगा। ठीक है, मोटे तौर पे इकोलॉजिकल अप्रोच की 3 और शाखाएं हो जाती हैं, जिसको हम निश्चयवादी, संभववादी और नव निश्चयवादी विचारधाराएं बोला जाता है। निश्चयवादी क्या होता है कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट ही सारी चीज़ों को डिटरमाइन करेगा, ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता उसमें। दूसरी चीज़ आ गई
वादी विचारधारा ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि नहीं, आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है और वो चाहे तो अपने प्राकृतिक वातावरण में चेंज लेके आ सकता है। नव निश्चयवादी ये क्या बात करती है कि कहीं पर प्रकृति डोमिनेंस हो जाती है और कहीं पे आदमी का डोमिनेंस हो सकता है। तो इन दोनों का जो चेंज है, इन दोनों का जो इंटर रिलेशनशिप है, कहीं पे प्रकृति ज़्यादा हैवी है, कहीं पे मानव ज़्यादा हैवी है, तो इसको हम नव निश्चयवादी विचारधारा बोल सकते हैं। फिर बात आती है बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो मानव वातावरण संबंधों के अध्ययन में मानव समुदाय के आचरणों और उससे उत्पन्न विभिन्न जीवन पद्धति का विश्लेषण आचार परक उपागम में किया जाता है। इसमें यह माना जाता है किसी क्षेत्र में उत्पन्न जो भू आकृतिक जो सांस्कृतिक जो भूदृश्य होगा वो वहाँ के रहने वाले मानव के व्यक्तिगत गुणों, जैसे उसकी मान्यताएं क्या है, मूल्य क्या है, उसकी रुचि किन तरीके में, व्यवहार क्या है, परंपराएं क्या हैं, इन सभी का परिणाम होते हैं। ठीक है, जैसे कई जगह पे लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते, तो ये उनकी मान्यताएं होती हैं, उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आचार परक उपागम या बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा। फिर बात आती है ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच के बारे में। ये जो मैं बात कर रही थी 1970 के दशक के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच जो है वो शुरू होना स्टार्ट हुई। इस उपागम के अंतर्गत मानवीय कल्याण की भावना को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, यही कारण है कि उपागम में उन सभी मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी होगी, भूखमरी, बीमारियां, अकाल, युद्ध, रंग भेद, चिकित्सा का प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा सोशल जस्टिस का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहयोग मिले। ठीक है, ये इस भावना से काम करती है कि लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति जो है होती रहे और विश्व के सभी जो संसाधन हैं उस पे सभी का समान स्वामित्व और नियंत्रण रहे। ठीक है, तो यानी कि वर्ल्ड में कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूरी होती रहें और संसाधनों के ऊपर भी सभी का समान स्वामित्व है, उसका सभी का बराबर का हक है। ये इस अप्रोच की जो है मेन फोकस रहा है इस अप्रोच का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। विद टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सारी की सारी जो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करी जाएंगी। आर्थिक भूगोल में भूपृष्ठ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहीं पे लकड़ी काटना व्यवसाय है, मछली पकड़ना व्यवसाय है, कहीं पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, व्यापार हो रहा है, तो क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों के, इन सभी का अध्ययन जो है वो आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कल्चरल ज्योग्राफी की। कल्चरल ज्योग्राफी मानव भूगोल की वो शाखा है जिसके अंतर्गत स्थान और समय के संदर्भ में मानव के सांस्कृतिक पक्ष, उसका धर्म, उसके दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में भिन्न भिन्न मानव समुदायों के सांस्कृतिक विकास और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में क्या होगा, सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे
सामाजिक भूगोल में यह भी अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आने पर समाज की मनोवैज्ञानिक रचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संबंधों में चेंज आता चला जाता है। ठीक है। फिर बात आती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी करी जाएंगे। भाई पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वहाँ पे साक्षरता क्या है, आयु क्या है, लिंगानुपात क्या हो रहा है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, साक्षरता किस तरीके की है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसी भी जगह के एक मानव संसाधन का निर्माण करती हैं। तो इन सभी को आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाएगा। फिर बात आती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। वही घूम फिर के फिर बात आ रही है, यानी कि आपका ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय और भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल इस बात के बारे में स्टडी करता है कि किस प्रकार धरातल स्थिति, भौगोलिक एकांतता, प्राकृतिक बाधाएं और राज्य का विस्तार किसी भी राष्ट्र का भाग्य का निर्माण किस तरीके से करती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति अलग थलग रहा है बहुत इंडिया के बहुत बड़े पोर्शन से। तो क्या ऐसी चीज़ें रही हैं भाई, उसका भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, उसकी जलवायु इस तरीके से रही हैं कि वो इंडिया के बहुत सारे भागों से अभी भी 4-5 महीने कटा हुआ रहता है। ठीक है। फिर बात आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, यानी कि राजनीतिक भूगोल की। तो इसमें राष्ट्रों और राज्य की सीमाएं, उनका विस्तार, विभिन्न घटकों जो अलग अलग कौन किस भाग को रूल कर रहा है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है ये आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक और राष्ट्रीय नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। नियोजन का क्या मतलब है? प्लानिंग। किसी भी देश के लिए प्लानिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। तो मानव भूगोल की एक अन्य शाखा जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव है उसको स्टडी किया जाता है। फिर बात आती है मिलिट्री ज्योग्राफी की। तो सैन्य भूगोल में स्थल और समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर जो है स्टडी किया जाएगा। जैसे स्थल के लिए अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जो जल है उसके लिए बहुत अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग तरीके के मानचित्रों और स्थलाकृतिक मानचित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है ये आपके सैन्य भूगोल में किया जाता है। फिर बात आती है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में वर्ल्ड के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पर्यावरण के संदर्भ में कृषि संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहाँ पे कितनी कृषि भूमि है, कैसे सिंचाई हो रही है, कैसा उत्पादन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पशुपालन किस तरीके का है, ये सारी की सारी चीज़ आपकी जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आ जाती है। फिर बात आती है अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि नगरीय आवास है या कोई ग्रामीण आवास है, इन दोनों में भी फ़र्क होता है। गांव में ज़्यादातर पहले कच्चे घर होते थे, शहरों में बहुत अलग अलग सुविधाएं होते, तो ये आपकी सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ जाती हैं। अर्बन ज्योग्राफी ये प्योरली जो है आपकी नगरीय जो सिटीज़ होती है उससे रिलेटेड होती है आपकी अर्बन ज्योग्राफी। यानी कि किसी भी शहर का साइज़ किस तरीके का है, उसकी क्या क्या खासियत हैं, भाई कहीं पे मिलिट्री का बेस है, कहीं पे चाय का बागान लगा हुआ है, कोई शहर विनिर्माण में लगा हुआ है, कोई शहर की कोई खासियत है, तो ये सारी की सारी आपकी अर्बन स्टडी में लिए जाते हैं। फिर बात आती है आपकी रिसोर्स ज्योग्राफी की। तो कहाँ पे कौन सा संसाधन है, उस संसाधन का आसपास के क्षेत्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या वो रिसोर्स लोगों की आजीविका बनाने में काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, तो लोगों का रोज़गार उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। कहीं पे जहाँ पे गर्म पानी का भूतापीय ऊर्जा निकल रही है, तो वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ें होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा।
ठीक है। तो ये आपके रिसोर्स ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी यानी कि आपके जो परिवहन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी स्थलाकृति के ऊपर कौन सा परिवहन का साधन अनुकूल रहेगा, किस में फ़ायदा रहेगा भाई, जल का या जल परिवहन का विकास करने से फ़ायदा रहेगा या स्थल परिवहन का जो है विकास करने से फ़ायदा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आ जाती है। कमर्शियल ज्योग्राफी, वाणिज्य, कहाँ पे किस टाइप का उद्योग धंधे लगाएं, किस टाइप का वाणिज्यिक जो है डेवलपमेंट करें कि उस क्षेत्र का विकास हो सके। कहीं पे प्राथमिक है, कहीं पे द्वितीयक है, कहीं पे तृतीयक क्रियाकलाप है, उससे संबंधित जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आ जाएंगी। फिर आ गया इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में भी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनके रॉ मटेरियल के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, उनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपका जो है स्टडी किया जाएगा। आई होप ये जो चैप्टर है ये हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश की है बहुत इजी तरीके से इसको समझाने की। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।